सुनाओ बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2465 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड 3% के आसपास 2.5% के आसपास की यहाँ पर ना गिरावट देखने मिली है। इंटरडे में ये स्टॉक टूट रहा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर ना जेन स्ट्रीट का मैटर जो है वो सॉल्व हो गया, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर ना वो एडवांस लेकर आए हैं, ना कि उन्होंने कोई स्कैम किया है। एंड उसके बाद ये स्टॉक सुधरा, बट अभी भी यहाँ पर देखेंगे कुछ भी यहां पर ठीक नहीं लग रहा। अब ध्यान रखिएगा, सब कुछ जो टिका हुआ है ना ये 7 अगस्त को टिका हुआ है भाई। क्वार्टरली नंबर्स जो आ रहे हैं वही आपका बताएंगे कि बॉस जाना आपको किधर की तरफ है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब एनएससी का आईपीओ वो डिलेड है, ठीक है ना। आपके पास ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से आपको कुछ सपोर्ट मिले। एंड देखो बॉस, ये लाइन चार्ट है। देखो अभी ना क्या है कि हमें पता है कि फंडामेंटल बेसिस पर ये कैपिटल मार्केट के स्टॉक जो है वो ज्यादा कुछ भाव नहीं दे रहे हैं। ये सब चल रहे हैं टेक्निकल बेसिस पर, ठीक है ना। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये लाइन चार्ट जो है इसका जो पैटर्न है, मैं ऑलरेडी आपको बताकर गया था कि ये जो इन्वर्टेड डब्ल्यू है, ठीक है ना, इस तरीके का, उसका मिड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट का प्राइस कितना है? 2600। इसको काफी इंपॉर्टेंस दीजिए। ये जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक ये स्टॉक के अंदर दम नहीं आएगा। दूसरी बात, ये जरा देखिएगा, ये आपके सामने मूविंग एवरेज था जो आपको सपोर्ट करता है। एक खबर से ये सब टूट गया, ठीक है, बिखर गया। इसका जो भाव चल रहा है वो बॉस आपका चल रहा है 2570 के अराउंड, 2570 के अराउंड इसका जो मूविंग एवरेज है 50 डे में, उसका प्राइस चल रहा है। हम वो उसको ना क्रॉस नहीं कर पा रहे। साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये कैंडलस्टिक चार्ट पर आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिला है। मैं तो लाइन चार्ट पर आपको समझा रहा हूं। ये आपका 2600 रहा जो कि आपका रुकावट है। दूसरा आपका मूविंग एवरेज जो कि 2570 पे चल रहा है, ये आपका रुकावट बना हुआ है। एंड स्टॉक वहीं के आसपास से टूट गया। अभी जो लोज हैं वही अभी इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। यानी कि जो 2370 या 2380 का कुछ लो लगा है वो इंपॉर्टेंट है। 2400 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके सामने इंपॉर्टेंस रखता है बॉस। यही सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि आप देखेंगे चार्ट जो है ना, चार्ट वो बिगड़ गया। खबर तो सब सही हो गया, जेन स्ट्रीट का मामला सॉल्व हो गया, सब कुछ सही हो गया, पर आपका स्टॉक वो रिकवर नहीं कर रहा है। उल्टा वो जहां से रिकवर हुआ था, जिस प्राइस से रिकवर हुआ था, वहीं की तरफ बार बार जा रहा है। 2463 रुपए का प्राइस चल रहा है, यानी कि सेटअप बिगड़ा हुआ है। अब एनएससी का आप देखिए, एनएससी का भाव टूटते टूटते 2125 तक आ गया था। ये जेन स्ट्रीट का मामला जब सॉल्व हुआ है ना, तो यहां पर 25 रुपए का एडिशन हुआ है, बस और कुछ नहीं है। 2500 वाला आपको 2150 में देखने को मिल रहा है। ये हाल है। एंड यही हाल है, वास्तव में यही हाल है। क्योंकि भाई देखें तो अभी ना जो एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एनएससी का आईपीओ आना था, बजिंग था, वो ट्रिगर अभी हमारे से बहुत दूर जा चुके। अब आपके पास सिर्फ एक ही है, क्वार्टरली नंबर्स। एंड बीएससी खुद भी जाना जाता है ग्रोथ में। आपको एकदम से नेगेटिव नहीं होना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो रहा है, नहीं। क्योंकि आपके पास जो ट्रिगर था जिसकी वजह से आप लगातार दौड़े चले जाए, वो ट्रिगर आपसे दूर चला गया। सडनली वो आपसे दूर चला गया। ये प्रॉब्लम है। स्ट्रगल हो रहा है कि कैसे भी करके 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बचा लिया जाए। अदरवाइज ये 5 डिजिट से 4 डिजिट में कब चले जाएगा पता नहीं चलेगा। देखते हैं भाई, बट आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार रखिएगा, ठीक है ना। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है। क्वार्टरली नंबर्स बस यही एक ट्रिगर है जो इस स्टॉक को मतलब ना एक हायर साइड ले जा सकता है, और कोई दूसरा ट्रिगर है नहीं। अब इसको नजर में रखना है, बस यही सारी चीजें बचा सकता है। और अगर ये क्वार्टरली नंबर्स सही नहीं आए ना, तो फिर वही यहाँ पर ना रोना धोना वैल्यूएशन वाला, कि वैल्यूएशन काफी महंगी है, पूरा मार्केट रोने लगा। वैसे भी बीएसई को कोई पसंद नहीं करता इस मार्केट के अंदर एनालिस्ट। सही बात तो ये है, सब अगेंस्ट तो पहले से थे ही। अचानक से अगर कुछ क्वार्टरली नंबर्स में कुछ हो गया तो पता चला कि भाई वो पागल हो गए, टीवी पर वो चिल्ला चिल्ला के पागल हो गए। अरे हाई वैल्यूएशन स्टॉक, रिटेल पागल हो चुका है, उसको बाई करते करते रिटेल का पूरा सपोर्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो है वो आ जाती हैं। बाकी भाई यहाँ पर ना आपका जो पी रेशियो है, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है, वो 76.89 का है, 62.85 के अगेंस्ट हालांकि ऊपर है, बट एनएससी के कंपैरिजन भाई आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। आपका यहाँ पर जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो रहा है इस वक्त 90% का चेंज। पिछले साल और इस साल का अंतर जो आप देखेंगे, 90% आपका यहाँ पर नेट सेल और प्रॉफिटेबिलिटी में उछाल है।
इस तरीके की मैसिव ग्रोथ है, तो वो वैल्यू तो देनी पड़ेगी। 1 लाख करोड़ कोई भारी भरकम वैल्यू थोड़ी ही है, अगर सही मायने में देखो। 2 ही तो एक्सचेंज है सही मायने में देखा जाए तो। अब उसमें भी आप वो ना दें, आप सोच रहे हैं कि 50-60 हज़ार के मार्केट कैप बीएसई होल्ड करे एंड 5 लाख करोड़ के एनएसई होल्ड करे, कहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा? सेकेंड नंबर पे अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से ये थर्सडे जो आइकॉनिक डे है वो अब बीएसई के नाम हो चुका है, सारा पल्ला तो भारी बीएसई की तरफ है। लेकिन अभी जो है ना वो टेक्निकली अभी वीक हो चुका है। तो ऐसे जब टाइम कुछ आए तो ऐसे में मूड ऑफ नहीं किया जाता है। ये सोचिए कि मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दे गया, अब मुझे कुछ ऐसा एक स्ट्रेटजी चाहिए जिससे सब कुछ समझ सके। पहली बात एंड लास्ट, यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक ना आपको कभी भी बेचने का मन नहीं करेगा, और ना मैं कह रहा हूं कि आप बेच दीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहली बात मेरी बात सुनिएगा, ना मैं कह रहा हूं बेच दीजिए, ना ही बेचने का मन है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे सपोर्टिव रेंज है। जैसे कि ये रेंज है, मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ, 2212 ऊपर 2290, ये अपने चार्ट पर बना लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रेंज है अभी आपका बिल्कुल बिल्कुल पास में। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, ये आपका 2072 और 2010, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड है, ठीक है। थर्ड आप आ जाओ, थर्ड में क्या है भाई, थर्ड काफ़ी नीचे चले जाते हैं, फिर थर्ड की बात ही नहीं है, रहने दीजिए, थर्ड काफ़ी नीचे चले जाते हैं। तो बॉस यही मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से डैमेज आता है एंड वो कुछ यहां पर ना करने की कोशिश करता है, अब कितना बड़ा डैमेज अगर होगा, अगर ये 2370-80 का जो लो लगा जहां से ये घूमा था, अगर ये टूटा तो कितना बड़ा डैमेज आएगा मेरे को क्या पता। क्या वो 5% का होगा, 7% का होगा, वो तो सिर्फ आप चार्ट देखकर ही समझ सकते हैं कि पहली रेंज क्या टूट रही है। अगर वो भी टूट गई तो फिर यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट रेंज के आसपास जाएगा, अगर वो इंपॉर्टेंट रेंज भी टूट रही तो उसके और नीचे जाएगा। लेकिन ऐसे तो आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, एंड दैट्स वाई मैं आपसे बोला था कि कुछ क्वांटिटी जो है ना सही लगे, जब ये 2400 या 2370 जो भी लोज हैं, अगर ये टूट जाता है, कुछ क्वांटिटी लगे, 10 होल्ड कर रहे हो तो 2 हटाने का मन है भाई, मन हो रहा है तो पीछे मत हटिए, अपने फाइनेंशियल ब्रोकर या एडवाइजर पूछ लीजिए और अपना जो है बेच लीजिए। भाई पैसा किसको बुरा लगता है, आपकी जेब में ही होगा पैसा। तो ये बात मैं यहाँ पर ना आपको बता रहा हूँ। बाकी भाई सीधी सी बात है, एक तो क्लियर है 2600 जब तक नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर दमखम आएगा नहीं। 26 तो निकलेगा तो यानी कि मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। बट मेरा अभी भी पर्सनल यहाँ पर मानना है कि ये गिरावट रुकेगी एंड ये रेंज या फिर ये रेंज इधर ही कहीं ना कहीं, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, यही रुकेगी। बाकी फिर ऊपर वाले की मर्जी भाई, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज ही देख सकते हैं, उसके बाद इससे ज्यादा हमारे हाथ में नहीं रहता है, ठीक है ना। क्योंकि वो ट्रिगर जो था वो एनएसई वाला वो दूर जा चुका है। और मैं तो कहता हूं कंसोलिडेट यहां पर हो जाए ना कुछ दिन, उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स का टाइम आ जाए, क्वार्टरली नंबर्स आ जाए, अच्छे आ जाए, फिर उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें यहां पर ना पॉसिबल हैं। अब होंगी या नहीं होंगी ये देखने वाली बात है, बट कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं। तो अभी यहां पर ना कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला माहौल है। नीचे 2 रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, ऊपर से यहां पर ना 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो 2 ऊपर रेजिस्टेंस है जो कि नीचे ढकेल रहे हैं, और नीचे वाली लाइन है जो सपोर्ट है वो आपको ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं। तो अभी ये बिल्कुल फंसा हुआ है, किधर की तरफ मुड़ेगा ना ये अभी क्लियर नहीं है कुल मिलाकर। लेकिन आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के टूटने पर मुझे थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, सही लगे तो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार डिसीजन जो है ना फेल हो जाते हैं, कि पता चला आप बेचकर खड़े हो, अगले दिन रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो कुछ भी यहाँ पर ना मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल रहता है, बट अपने डिसीजन पर टिके रहना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो वो आपका है, डिसीजन क्या है वो आप देखिएगा, बट अपने फाइनेंशियल ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर पूछ के करिएगा। मैं तो पूरी नजर रखे हुए हूँ क्योंकि ये पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि अभी सारी चीजें जो है वो टेक्निकल बेसिस पर चल रही हैं, फंडामेंटल बेसिस पर सारी चीजें नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल बेसिस पर नहीं, जब वो एनएसई लिस्टिंग हो जाएगी ना वो फंडामेंटल बेसिस पर सारी चीजें नोट करने लगे। अभी तो क्या है, मोनोपोली जैसा है,
यही चीज़ अभी मैंने एंजल वन के ऊपर भी बात करी, उसका भी मोनोपोली जैसा ही हिसाब है, वो भी डिस्काउंट ब्रोकर में, बड़े डिस्काउंट ब्रोकर में अकेला लिस्टेड है। तो उसके साथ भी यहाँ पर ना आप देखिएगा, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस स्टॉक के अंदर ना, आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है आपके स्टॉक में। एंजल वन में पैसा नहीं आ रहा, 16% का डिलीवरी क्वांटिटी आपको देखने को मिली डेली बेसिस पर। ट्रेडर यहाँ पर ना एंजॉय कर रहा है। ये हाल अगर बीएसई में होता ना, अभी तक हम लोग का दिमाग खराब हो चुका होता। ये इस स्टॉक को ना रियलिटी में इन्वेस्टर बचाए हुए है, ट्रेडर का हाथ नहीं है। इस स्टॉक को इन्वेस्टर बचाता है, ये तो क्लियर है। आप इसकी डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, बड़ा भारी भरकम स्टॉक है, ऐसा वैसा नहीं है। और हाई बीटा स्टॉक है, रिटर्न जब चलता है ना इधर उधर चलता है। कौन सा हाई बीटा स्टॉक इतना तेज यहाँ पर ना दौड़ता और गिरता है। तो वो सारी चीजें ना आप देखिए क्या है, क्या इन्वेस्टर बचाता है, ट्रेडर भी इंजॉय करता है, दोनों ही साइड है। बट हाँ, इन्वेस्टर बचाता है स्टॉक को, ये तो क्लियर है। तो अभी मूव क्लियर नहीं है, बट आपके सामने 2 रेजिस्टेंस ऊपर है एंड 2 नीचे सपोर्टिव रेंज है। अब किधर की तरफ क्या होगा ये भाई देखना है, गॉड नोज क्या रहता है यहाँ पर। अभी आप जो है कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, बट अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके रहिएगा, बस और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।